दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेसिफिक स्टडी एरिया में। मैं हूं सौरभ और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे होंगे वो है हमारी बदलती पृथ्वी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर दिन ब दिन परिवर्तन होते रहते हैं। हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे, तो हर दिन या फिर हर महीने कुछ ना कुछ पृथ्वी पर परिवर्तन होता रहता है। कभी हम इस परिवर्तन से अनजान रहते हैं तो कभी हम इस परिवर्तन को देखते रहते हैं। तो आज हम पृथ्वी पर उन परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे और परिवर्तन की चर्चा करने के साथ साथ हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर ये परिवर्तन किन कारणों से होते हैं या फिर ये परिवर्तन किन बलों के कारण होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जिस पर रहते हैं वो हमारा क्या है, स्थल मंडलीय प्लेटें हैं। और मैंने आपको 3 या 4 बार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्थल मंडलीय प्लेटें दिन ब दिन गति कर रही हैं। और ये गति कर रही हैं वो किस कारण कर रही हैं, क्योंकि स्थल मंडलीय प्लेटों के नीचे द्रवित मैग्मा है, तो उसके कारण ये स्थल मंडलीय प्लेटें गति कर रही हैं। तो ये भी स्थल मंडलीय प्लेटें गति कारक जो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं वो भी हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित कर देती हैं और पृथ्वी पर भी ये काफ़ी प्रभावित कर देती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्थल मंडलीय प्लेटें वृत्तीय रूप से गति कर रही हैं। अगर आप चाहो तो इसका एक्सपेरिमेंट अपने घर पर भी करके देख सकते हो। घर पर करने के लिए आपको केवल 2 या 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ सबके पास पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो कागज़ तो होगा ही। तो कागज़ लेना, कागज़ की गेंद बनाना। गेंद तो सबने देखी होगी बचपन में। अगर गेंद नहीं देखी होगी तो सबने अंटियों का खेल तो खेला ही होगा। तो एक अंटी के आकार की क्या बना लेना, गेंद बना लेना और उसको एक बर्तन पर रख देना जहाँ पर वो गर्म हो रहा है। वो गर्म होने के बाद जब आप कागज़ को रखोगे तो जैसे ही वो गर्म पानी में डालोगे तो वो ऊपर तैरने लगेगा और जैसे ही वो पानी ठंडा होगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसा ही क्या होता है, हमारी स्थल मंडलीय प्लेटें भी इसी प्रकार की गति करती हैं, क्योंकि इसके नीचे भी दुर्बल मंडल या फिर मेंटल है जिसके नीचे या जिस पर हमारा क्या हो जाता है, द्रवित मैग्मा हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो पृथ्वी को गतियों को 2 बल सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करते हैं वो हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, एक अंतर्जनित बल और एक बाहर जनित बल। तो देखते हैं हम पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ तो इसमें हमारे 2 बल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अंतर्जनित बल अंतर्जनित बल को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, एंडोजेनिक बल। और दूसरा हमारा हो जाता है बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल को हम क्या बोल देते हैं, एक्सोजेनिक बल। मैं इंग्लिश लिख नहीं रहा हूँ, वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसका ट्रांसलेट सही तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए इंग्लिश वाला ट्रांसलेट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अंतर्जनित बल भी हमारा 2 प्रकार का हो जाता है। 2 प्रकार का कौन सा हो जाता है, एक हमारा हो जाता है आकस्मिक, आकस्मिक, और जो दूसरा हो जाता है वो हो जाता है हमारा पटल विरूपण बल। अब आकस्मिक नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि एकदम से इसका प्रभाव होता है। इसका प्रभाव एकदम से होता है और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। और लेकिन जो इसका प्रभाव है वो क्या, बहुत ही धीमे धीमे दीर्घकालीन होता है, लेकिन क्रिया कैसे होती है, धीमी धीमी होती है। आकस्मिक में अगर हम उदाहरण दें तो उससे और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। इसमें हमारे कौन से 2 मुख्य उदाहरण हो जाएंगे, एक हो जाता है हमारा ज्वालामुखी और जो दूसरा हो जाता है वो हो जाता है हमारा भूकंप। ज्वालामुखी और जो दूसरा हमारा हो जाता है वो हो जाता है भूकंप। और इसी तरीके से अगर हम पटल विरूपण में देखें तो वो हो जाता है हमारा पर्वत निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी। और इन सब का संबंध स्थल मंडलीय प्लेटों से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है या एक दूसरे के पूरक हैं। और इस पर बाहर जनित बल में, यानी जो पृथ्वी की सतह पर जो बल है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है या सबसे ज़्यादा स्थलाकृतियों को जो प्रभावित करता है, स्थल रूपों को जो प्रभावित करता है, उसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, अपरदन एवं निक्षेपण। अपरदन एवं निक्षेपण। और अपरदन एवं निक्षेपण किन चीज़ों से हो सकता है, तो उसमें हमारा एक तो बहता जल या फिर नदी आ जाता है। तो इसमें हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, बहता जल या फिर नदी, नदी। और इसमें हमारा क्या, पवन भी आ सकती है। पवन क्या होती है, मैंने आपके लिए पहले बताया कि हवाओं की गतिज अवस्था हमारी क्या, पवन कहलाती है। और इसमें कई और भी हो सकते हैं बहिर्जनित बल में।
अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा हो जाता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और जो एनसीईआरटी में भी कवर किया गया है, वो है ज्वालामुखी और भूकंप। तो सबसे पहले हम ज्वालामुखी के बारे में समझेंगे, फिर भूकंप के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम थोड़ी जानकारी अपर्दन एवं निक्षेपण के बारे में भी लेंगे। तो सबसे पहले जिस बारे में बात करना है वो हो जाता है हमारा ज्वालामुखी। तो ये हमारा ज्वालामुखी। तो सबसे पहले ज्वालामुखी की डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा जान लें कि इसकी परिभाषा क्या है। तो ज्वालामुखी क्या है, भूपरपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिस पर हमारी जो मेंटल है उसका द्रवित मैग्मा छिद्र में से बाहर आता है। तो क्या, भूपरपटी पर छिद्र जिससे हमारा क्या आ जाता है, द्रवित मैग्मा बाहर आता है, द्रवित मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है। द्रवित मैग्मा कहाँ आता है, पृथ्वी की सतह पर। अब ये तो हमारा हो गया ज्वालामुखी। अब हम ज्वालामुखी को डायग्राम के रूप में समझ लें जिससे कि हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो डायग्राम हम बना लेते हैं। ये हमारा हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की अधिकतर स्थलाकृतियां कहाँ पर हैं, परपटी पर हैं। और परपटी के नीचे क्या है, मेंटल। तो ये हमारा क्या हो गया, मेंटल, और ये हमारा क्या हो गया, परपटी। अब मेंटल में क्या है, यानी मेंटल या दुर्बल मंडल में क्या है, द्रवित मैग्मा है। तो इधर मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा हो गया टोटल मैग्मा कोस्ट। और जैसे ये मैग्मा बल लगाएगा, जैसे ये मैग्मा मेंटल और उसके परपटी की सतह पर बल लगाएगा, पृथ्वी की सतह पर बल लगाएगा, तो ये कैसा आएगा, उसको चीर कर या उसको फाड़ कर ऊपर आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्मा ऊपर आने लगा। और ये हमारा मैग्मा ऊपर आ जाएगा और कई बार ये इसमें ऐसे जैसे ये पर्वत में से ऐसे बाहर आने लगेगा, ज्वालामुखी पर्वत में से ऐसे बाहर आने लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लावा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लावा हो जाएगा। जो मैग्मा रहता है वो ही हमारा पृथ्वी की सतह पर आता है, लावा हो जाता है। और लावा उम्मीद करता हूँ सबने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा। तो ये हमारा लावा हो जाता है। और ये जो हमारा रहता है ये हमारा क्या कहलाता है, निकास। और ये हमारा क्या कहलाता है, क्रेटर। तो इसी के साथ ही यहाँ पर ये जब ज्वालामुखी निकलता है या फिर जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो बड़ी संख्या में गैस और धूल और व धुआं के कण निकलते हैं। धूल व धुआं ये सब क्या कण निकलते हैं। और कई बार तो जब ये ज्वालामुखी उद्गार होता है तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि सूर्य की रोशनी पड़ना भी मुश्किल हो जाती है। और जैसा आपको देखना हो तो हवाईयन द्वीप पर एक बार ऐसा ही ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, तो लगभग 2 किलोमीटर तक बिल्कुल पूरे में काले बादल छा गए थे। ये काले बादल उस तरीके के हो जाते हैं जब बरसात के मौसम में भारी वर्षा होती है और मान लो दिन के दोपहर के 2 बजे में भी हमारे लिए सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है और ऐसा लगता है मानो शाम हो गई। उसी प्रकार से जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो गैस, धूल और उसके कण के कारण पूरा अंधेरा सा छा जाता है और ये भी हमारे लिए काफ़ी प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन में इसका भी एक अलग ही महत्व है। और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी पहचानने में मदद करते हैं। पहचानने में मदद ऐसे कर पाते हैं क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना तक मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वी के अंदर जो प्रयास किया था वो रसिया ने किया था और जो 12,000 मीटर तक पहुंच भी पाया था उधर तक, लेकिन 12,000 मीटर से आगे नहीं पहुंच पाया। तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो उसमें हमारा जो लावा निकलती है उसके यानी उसमें जो पदार्थ हैं उससे भी हम पहचान पाते हैं कि आखिर पृथ्वी के अंदर क्या है। हालांकि ये अभी भी एक रहस्यमय है और हमेशा रहस्यमय प्रकृति बनी रहती है, जिसको जितना समझते हैं उतना ही रहस्यमय होते चली जाती है। अब ज्वालामुखी के बाद जो बात आती है वो आती है भूकंप के बारे में। मैंने ये आपसे पहले ही कहा था कि जितने शब्द जो होते हैं, पहली बात तो उनका संधि विकसित करने पर उनका क्या अर्थ निकल के आ जाता है, और लेकिन अर्थ निकल के नहीं आता तो वो एक विशिष्ट रूप से उनकी एक परिभाषा होती है।
अगर हम भूकंप को संधि विकसित करके देखें तो भूकंप क्या दो शब्दों से मिलकर बन जाता है, भू प्लस कंप। तो भूकंप का अर्थ क्या हो जाता है, भू प्लस कंप, यानी कि पृथ्वी का कंपन। और पृथ्वी का कंपन जिस रूप में मतलब जिस कारण से सबसे ज़्यादा होता है वो हो जाता है हमारी स्थलमंडलीय प्लेटों की गति। यानी जहाँ पर स्थलमंडलीय प्लेटों की गति ज़्यादा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, भूकंप आने की संभावना ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। तो ये हमारा भूकंप हो गया। और अगर हम भूकंप की तरंगों के बारे में बात करें तो हमारे में भूकंपीय तरंगें तीन सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तीन सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सी भूकंपीय तरंगें हो जाती हैं उनके बारे में हम आपके लिए अभी, जैसे एक हो जाती है पी तरंगें, एक हो जाती है एस तरंगें, ये हो जाती है एल व आर तरंगें। ये हमारी तीन तरंगें हो जाती हैं। कई बार हम सोचते हैं क्योंकि हमारे भारत को इतना प्रभावित नहीं करता है भूकंप, तो हम सोचते हैं कि भारत पर भूकंप नहीं आता, लेकिन ये गलत है। भारत पर भी भूकंप आ सकता है और कई बार आता भी है। उदाहरण के लिए सन 2001 में भुज में भूकंप आया। भुज में भूकंप आया, इसके लिए हमारा एक दुर्भाग्यपूर्ण से एक विद्यालय की इमारत गिर गई। विद्यालय की इमारत में 971 हमारे विद्यार्थी मारे गए और 31 हमारे शिक्षक मारे गए। मैं यहाँ पर ये मरने वालों की संख्या इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम भूकंप को हल्के में ले रहे थे। हम भूकंप को मतलब एक छोटा सा समझ रहे थे, लेकिन ये हमारे लिए घातक साबित हुआ और 1002 टोटल मृत्यु हुई और बड़ी संख्या में इसने हमारे लिए हानि भी पहुँचाई। तो हमारे लिए इनसे बचाव की भी ज़रूरत है, इनसे संरक्षण की भी ज़रूरत है। और अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसे हम पहले सोचते थे कि ये सब इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति को करना होता है, नहीं, ये हमारे कारणों से भी होता है और इसमें हमारे लिए बचाव कार्य करना चाहिए जिससे कि इसमें जान माल की हानि बचे और हम आगे हमारे जो विकास के रास्ते हैं वो आगे बढ़ सकें। अगर हम देखें तो भूकंप ये जो प्लेटें हैं, मतलब जो प्लेटों के कारण भूकंप आते हैं, उनमें देखें तो इंडोनेशिया और जापान में ये भूकंप आते रहते हैं। लेकिन जापान में इतने सारे भूकंप आने के बावजूद भी वो आज भी अच्छे यानी विकसित देशों की श्रेणी में आ जाता है। तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वहाँ के लोग इसके लिए अब अनुकूल मानने लगे हैं और अब इसको उसका बचाव करने लगे हैं और उसी तरीके से अपना रहना खाना पीना उन्होंने अपना वातावरण बना लिया है। अगर हम भूकंप के मापने की बात करें तो उसमें अगर 2.0 जो भूकंप का मापन है रिक्टर स्केल पर, तो इसका प्रभाव सीमित मात्रा में या फिर नगण्य रूप से होता है। अगर 5.0 उसका मापन में आ रहा है रिक्टर स्केल में, तो हो सकता है कि अगर जो इमारतों की नींव सही नहीं है या फिर जो इमारत सही से नहीं बनी वो गिर सकती हैं। लेकिन अगर 7.0 इसकी रिक्टर स्केल पर माप आता है तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और भुज में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 6.9 थी, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ। तो ये हमारा भूकंप आ जाएगा। भूकंप के बारे में हमें और इसकी विशेषताओं के बारे में, इनके गुणधर्म के बारे में या फिर इनके उपयोग के बारे में या फिर इनके कारणों के बारे में या बचाव के बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं जो कि हमने जितना कवर कर लिया। इसमें एक कवर वाली चीज़ ये है कि इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द हो जाते हैं जिनकी हमारे लिए परिभाषा या अवधारणा आवश्यक हो जाता है, एक उद्गम केंद्र और एक अधिकेंद्र। तो उद्गम केंद्र का आप नाम से मतलब जो नाम है उससे ही आप इसका स्पष्ट परिभाषा जान सकते हैं। जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है वो हमारा उद्गम केंद्र कहलाता है और अधिकेंद्र के लिए जो पृथ्वी की जो सतह है जहाँ पर उसका सर्वाधिक भूकंप का प्रभाव रहता है और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप का प्रभाव भी घटता जाता है। तो ये हमारे भूकंप के बारे में जानकारी थी। दूसरा जो हमारा होता है वो जो हमारे लिए प्रभावित करता है पृथ्वी की गतियों के लिए भी, वो होता है हमारा बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल, बहिर्जनित बल में मैंने आपको लिए सबसे पहले ही बताया कि दो महत्वपूर्ण चीज़ है जिनके कारण प्रभावित होता है हमारी पृथ्वी की स्थलाकृतियों के साथ साथ हमारा जीवन भी और पृथ्वी की गतियाँ भी और स्थलमंडलीय प्लेटें भी। तो वो हमारा हो जाता है अपर्दन एवं निक्षेपण। अपर्दन एवं निक्षेपण की बात करें तो अपर्दन एवं निक्षेपण कई से कारक कर सकते हैं। अगर इन कारकों में देखें तो नदी के कार्य हैं वो भी अपर्दन एवं निक्षेपण करते हैं। अगर हम तो समुद्री तरंगें देखें तो वो भी अपर्दन निक्षेपण हो जाता है। हिमनद भी और पवन भी इतना ये अपर्दन एवं निक्षेपण कर देते हैं। अगर हम नदी के बारे में जानें तो नदी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। नदी जलप्रपात भी बनाती है। जलप्रपात यानी कि सैलों पर ऊंचाई से क्या पानी का गिरना, तो नदी जलप्रपात बना देती है और कई बार ये मनोरंजक दृश्य होते हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इनका भी अपना एक अलग ही महत्व है।
और अगर हम विश्व के सबसे बड़े जलप्रपात के बारे में जानकारी लें तो वो हमारा वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात हो जाता है। और अगर आपके लिए एंजल नाम याद करने में परेशानी हो रही है तो एंजल का आप हिंदी शब्द निकाल सकते हैं, जिसका मतलब हो सकता है मैं जानकारी के साथ परी हो जाता है, तो इससे भी एंजल को आप याद कर सकते हैं, जो कि हमारा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाता है, जो वेनेजुएला यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अब कई बार ऐसा होता है कि नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, मैदानी इलाकों, पठारी एरिया या पर्वतीय एरिया से निकलते हुए मैदानी एरिया में प्रवेश करती है। तो जैसे ही मैदानी एरिया में प्रवेश करती है तो ये इस प्रकार के मोड़दार मार्ग को अपना लेती है, क्योंकि इसके पास विकल्प रहता है, और जैसे ही हमारे पास ज़्यादा विकल्प होते रहते हैं तो हम घूमते घूमते चलने लगते हैं कहीं भी। तो ऐसा ही नदी के साथ भी होता है। तो ये क्या मोड़दार मार्ग अपना लेती है, और ये मोड़दार आपके लिए जो मार्ग दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, विसर्प कहलाता है। और कई बार नदियों में पानी ज़्यादा होने से वो अपने तटीय जो अपना तट है उससे भी फैल जाती हैं, और जिससे बाढ़ भी आ जाती है और बाढ़ग्रस्त मैदान बन जाते हैं। बाढ़ से वैसे ही भले ही नुकसान होता हो अगर बार बार बाढ़ आए, लेकिन अगर बहुत समय के बाद बाढ़ आए तो ये हमारे लिए, हमारी जो ज़मीन है या जो हमारी जो खेती के लिए कृषि हेतु जो भूमि है उसके लिए उपजाऊ बना देती हैं विसर्प। और अगर आप नदियों को समुद्र के पास से देखोगे तो नदियों में कई प्रकार की धाराएं प्रभावित होने लगती हैं। मतलब वो नदी जैसे मान लो गंगा नदी देखें, ये सब अपना गंगा नदी देखें, तापी नदी देखें, ब्रह्मपुत्र नदी देखें, इसी प्रकार से गंगा नदी, तापी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा एक और जो महत्वपूर्ण नदी हो जाती है वो नर्मदा नदी देखें। तो ये नदियों को देखें तो ये क्या हो जाता है हमारा, कई जब समुद्र के पास जाती हैं तो कई धाराओं में प्रभावित होने लगती हैं, तो जो हमारा क्या कहलाता है, वितरका कहलाती हैं। तो ये हमारी नदियों के बारे में जानकारी हो गई। इसी तरीके से अगर हम तरंगों के कार्य के बारे में जानकारी लें तो तरंगों भी हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित कर देती हैं। वो भी अपर्दन एवं निक्षेपण करती हैं, हिमनद भी करती हैं और पवन भी करती हैं। उम्मीद करता हूँ सबने मरुस्थल देखा होगा, जिसके लिए रेगिस्तान भी कहते हैं। कई लोगों का सपना रेगिस्तान में जाने का भी होगा, जो कि राजस्थान में हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रेगिस्तान में भी जो अपर्दन और निक्षेपण का काम करता है वो हमारा क्या करता है, पवन करता है। और पवन क्या होती है कि जितनी ज़्यादा तेज पवन चलती है उसके साथ ही हमारे धूलवा कण चलते हैं, और कई बार वो धूलवा कण एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जो हमारा बालू टिप्पा कहलाता है, और जो कि सेल्फी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी के साथ ही ये हमारा NCERT का चैप्टर नंबर 3 हुआ, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।